सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बच्चों, अब हम लोग वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, इस पर चर्चा करेंगे। इस हिंद चीन प्रक्षेत्र में अमेरिका की राजनीति पूरी तरह फेल हो रही थी। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार वह लाओस में, कंबोडिया में और वियतनाम में उसे अपार क्षति पहुंच रही थी, फिर भी उसने उस हिंद चीन प्रक्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, अपना सिद्धांत थोपने के लिए एक मुद्दा बना लिया था। कोई लाभ नहीं था अमेरिका को, सिर्फ वहां पर साम्यवाद न फैले इस इशू को वह पकड़े हुए था और वहां पर पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहता था। और सिर्फ एक इसी इशू के कारण उसके सैकड़ों हजारों सैनिक मर रहे थे, लाखों करोड़ रुपया का क्षति पहुंच रहा था, असंख्य टैंक और हेलीकॉप्टर बर्बाद हो रहे थे। ये तो सिर्फ अमेरिका का हो रहा था। और फिर जहां वह आक्रमण कर रहा था, चाहे लाओस हो या कंबोडिया हो या वियतनाम हो, वहां के भी लोग मारे जा रहे थे, अपूरणीय क्षति हो रही थी। फिर भी अमेरिका अपने इस राजनीति से यहाँ पर पीछे नहीं हट रहा था। यह काफ़ी शोचनीय स्थिति थी। हम लोगों ने देखा कि कैसे लाओस में गृह युद्ध फैल गया। हम लोगों ने देखा कि कंबोडिया का संकट कैसे आया, किस प्रकार उसका समाधान हुआ। चाहे तो वो लाओस का गृह युद्ध हो या वह कंबोडिया का संकट हो, अमेरिका दोनों जगह असफल हुआ और उसे अपना पैर खींचना पड़ा। अब एक क्षेत्र बचा था वियतनाम, जो कि अमेरिका की चाल से 2 भाग में बढ़ चुका था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद का प्रभाव था और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार थी, बाओदाई की सरकार थी, जहाँ का तानाशाह वो क्रूर व्यक्ति था, न्यू दिन दिएम। ये लोग अमेरिका के इशारे पर कार्य कर रहे थे। तो यही स्थिति थी। अब हम देखें इसको कि जब जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में, वहां पर 2 राज्य वियतनाम को काट के बना दिया गया था। उत्तरी वियतनाम
और दक्षिणी वियतनाम। और इसी जिनेवा समझौता में यह व्यवस्था की गई थी यह कि 1956 मध्य तक यानी 1.5 साल के अंदर एक चुनाव होगा और फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम ये फैसला करेंगे कि हम लोग एकीकृत हों अथवा न हों। यह एक मुद्दा छोड़ दिया गया था जिनेवा समझौता। और इस दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका की समर्थित सरकार बाओ के नेतृत्व में गठित की गई थी और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी विचारधारा के हो ची मिन्ह की सरकार गठित हुई थी। इतना हम लोग जानते हैं। अब वहां पर जिनेवा समझौता हो गया। अब वहां पर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम इन दोनों के एकीकरण का प्रयास शुरू हुआ। हो ची मिन्ह शुरू से ही चाहता था कि वियतनाम एक हो। अब वह जब मरने लगा 1969 में तो उसने जो अपनी वसीयत बनाई उस समय तक वियतनाम का एकीकरण नहीं हुआ था। वो 1975 में होता है। तो जब अपने वसीयत में उसने लिख दिया था कि मेरे बाद दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम में मिलाने की जो प्रक्रिया मैंने शुरू की है यह बंद नहीं होना चाहिए। यानी वह इतना रुष्ट था इस वियतनाम के बंटवारे से। सही मायने में यही राष्ट्रवाद है। अमेरिका के पहल से जो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था उसको एकीकृत करना ही देशभक्ति थी। भले ही वह साम्यवाद का समर्थक था और अमेरिका का जो विचारधारा थी अमेरिका की उसका विरोधी था, यह अलग मुद्दा हो गया। लेकिन एक वियतनाम हो यह हो ची मिन्ह का स्वप्न था और इसके लिए वह जी तोड़ मेहनत किया करता था। किसी हद तक वह जा सकता था, चाहे वो गुरिल्ला युद्ध हो या आमने सामने का खुला युद्ध हो, वह डरता नहीं था। और दक्षिणी वियतनाम के लोग भी इस चीज को चाहते थे। क्योंकि वहां पर न्यू दिन दियम, वहां पर जो तानाशाह था यही मेन शासक था। बाओदाई जो थे वे नाम मात्र के थे। यही जो न्यू दिन दियम या इसको न्यो भी कहते हैं, न्यू दिन दियम यह क्रूर व्यक्ति था। यह किसी भी कीमत पर साम्यवाद को अपने यहां फैलने नहीं देना चाहता था और यह अमेरिका का पिट्ठू था। और अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बेवजह वह अन्य क्षेत्र में जो उसका इलाका नहीं है वहां पर क्यों इतना अकूत संपत्ति की हानि करा रहा है, सैनिकों को मरवा रहा है, जबकि वहां की संसद भी इसका विरोध कर रही थी, वहां के नागरिक भी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी चूंकि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 शक्ति बन गई थी, एक रूस की शक्ति जो साम्यवाद की शक्ति थी और एक अमेरिका की शक्ति जो पूंजीवाद की शक्ति थी, तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अमेरिका जी तोड़ मेहनत कर रहा था और वह इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा था। तो दक्षिणी वियतनाम में यहां के जो लोग थे इन लोगों ने सर्वप्रथम शांति का प्रयास शुरू किया कि एकीकरण हो जाए शांति ढंग से। और जब इसमें ये असफल हो गए तो इन लोगों ने 1960 में यहाँ के वे लोग जो साम्यवाद से प्रभावित थे या हो ची मिन्ह के सिद्धांतों से प्रभावित थे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रूस की क्रांति से प्रभावित थे, इन लोगों ने एक संस्था बनाई वियत कांग। इसको हम लोग वियतनाम मुक्ति संगठन कह सकते हैं।
ये जो वियतकांग संस्था बनी, यह हिंसा को अपना हथियार बनाकर इन लोगों ने एकीकरण का प्रयास करना शुरू किया 1960 में। वे लोग दक्षिणी वियतनाम के जो बाओदाई के विरोधी थे, या ऐसा कह सकते हैं जो पूंजीवाद के विरोधी थे और साम्यवाद के समर्थक थे, या हो ची मिन्ह से प्रभावित थे, वे लोग वियतकांग के सदस्य बनने लगे। परिणाम यह हुआ कि वहां की अब जो संघर्ष इन लोगों ने शुरू किया, और यह संघर्ष जो था यह हथियार से था। परिणाम यह हुआ कि 1961 में वहां पर आपातकाल लगाया गया दक्षिणी वियतनाम में। और यह आपातकाल लगने की वजह से वहां पर गृह युद्ध शुरू हो गया। वे लोग जो वियतकांग के सदस्य थे, उनके बीच न्यू दिन दियम के बीच अब संघर्ष शुरू हुआ और खूनी संघर्ष हुआ। तो एक तरह से यहां समझे कि वहां गृह युद्ध की स्थिति हो गई और गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका वियतनाम की इस गृह युद्ध को देखकर काफी चिंतित हुआ और उसने 1961 में शांति को खतरा नाम कर, शांति को खतरा यह नाम था, शांति को खतरा इस नाम से इसने एक श्वेत पत्र जारी किया। व्हाइट पेपर कहते हैं उस सरकारी पत्र को, सरकारी दस्तावेज को जो किसी मुद्दा पर सरकार के द्वारा निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाइट पेपर। इसमें इस शांति को खतरा मुद्दा बनाकर इसने उत्तरी वियतनाम को इस गृह युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराया। हो ची मिन्ह की सरकार को इस अमेरिका ने इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहरा दिया कि नहीं, अगर इस दक्षिणी वियतनाम में वियतकांग और बाओदाई की सरकार और फिर उन लोगों के बीच में जो गृह युद्ध हुआ है, इसका सारा ये कारण उत्तरी वियतनाम है, क्योंकि यह वहां पर अशांति फैलाकर साम्यवाद को फैलाना चाहता है। और इसी गुस्सा में उसे तो एक बहाना चाहिए था अमेरिका को। इसने 1962 में यानी अगले ही साल सौगान में अपने 4000 सैनिकों को भेज दिया। 4000 अमेरिकी सैनिक इस सौगान में उस गृह युद्ध को शांत कराने के लिए पहुंच गए। उनका उद्देश्य गृह युद्ध को शांत करना नहीं था, उनका उद्देश्य था कि वहां पर जो वियतकांग की गतिविधियां बढ़ रही थी, जो साम्यवादी विचारधारा के लोग वहां पर आगे आ रहे थे, उसको कुचल देना। और एक्चुअली गृह युद्ध जो हुआ था वास्तव में वह साम्यवाद तो खैर एक असर था और वियतनाम का एकीकरण भी एक कारण था, लेकिन जो मुख्य कारण था वो न्यू दिन दियम की जो क्रूरता थी वह था। हम लोग जानते हैं कि वहां पर न्यू दिन दियम ही शासन चलाता था। बाओदाई की सरकार थी, लेकिन न्यू दिन दियम जो था यह इतना क्रूर था कि वहां जो हुआ जो बौद्धिस्ट आंदोलन चल रहा था, इसकी क्रूरता और असहिष्णुता के चलते वे जो बौद्धिस्ट थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, हुआ कार्यकर्ता, उन लोगों ने आत्मदाह तक करना शुरू कर दिया। काफी क्रूर व्यक्ति था यह। और फिर एक स्थिति ऐसी आई कि अगले ही साल 1963 में सेना ने विद्रोह कर दिया और न्यू दिन दियम की हत्या कर दी गई। मामला कहाँ साम्यवाद से चल के आ रहा था और मामला आ गया न्यू दिन दियम पर, और सत्ता जो थी वह सेना के हाथ में आ गई, यानी अब वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो गया।
अमेरिका मूक दर्शक बन के सब देख रहा था। सेना की सरकार बनने के बाद भी वहां की स्थिति नहीं सुधरी और वियतकांग लोगों का संघर्ष अनवरत जारी रहा। वे झुकने वाले नहीं थे। ये सब वहां पर जो वहां की विस्फोटक स्थिति थी, यह अमेरिका मौके की तलाश में था और अब मौका उसे आया अगस्त 64 में। अगस्त 1964 में इसने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और रूस और चीन, इन लोगों ने अमेरिका को समझाया, धमकी दिया कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये दोनों साम्यवाद के पक्षधर थे। लेकिन अमेरिका ने किसी की नहीं सुनी और उसने वहां इतना जघन्य हथियार और इतना जघन्य कृत्य किया कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने इस वियतनाम में नापाम बम, रासायनिक बम, रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज, इस सब का प्रयोग किया। नापाम जो था एक कार्बनिक यौगिक था जो गैसोलीन के साथ मिलकर शरीर पर चिपक जाता था और तब तक नहीं छोड़ता था, आग लग जाती थी वहां पर, और जब तक कि वो पूरा चमड़ा को नहीं जला देता था, पूरे शरीर को नहीं जला देता था। यह नापाम बम काफी घातक हथियार था। एजेंट ऑरेंज जो था, ऑरेंज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस ड्रम में रखा जाता था, टब में, उसमें ऑरेंज पट्टी बनी होती थी, ऑरेंज रंग की पट्टी बनी होती थी उस टब में, इसीलिए इसको एजेंट ऑरेंज कहा जाता था। यह जहां भी गिरा दिया जाता था वहां का वनस्पति, जंगल, पेड़ पौधा खत्म हो जाता था और मानव पर तो असर पड़ता ही था। और ऐसा असर पड़ता था कि आज तक वियतनाम में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं इस एजेंट ऑरेंज के कारण। वहां जितने भी वयस्क पुरुष थे उनके जीन में परिवर्तन आ गया, म्यूटेशन हो गया, जो कि अमेरिका ने एटम बम छोड़ा था, जो जापान की जो स्थिति हो गई थी, लगभग वही स्थिति एजेंट ऑरेंज के छिड़काव से हो गया और उसने वियतनाम को तहस नहस करने का प्रयास किया। जिस गांव में वह जाता था, अमेरिका की सेना जाती थी, वहां के लोगों को मारकर गांव को जला दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वहां साम्यवाद न फैले या कोई, बताइए इस तरह का कोई कृत्य किया जा सकता है? लेकिन अमेरिका कर रहा था। वह अपनी दादागिरी या वह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए विश्व में, क्योंकि एक तरफ रूस का वर्चस्व तैयार हो रहा था, या अपना वर्चस्व बनाने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहा था और इसकी आलोचना पूरे अमेरिका में हो रही थी। वहां एक व्यक्ति थे, रसेल, दार्शनिक थे। इन्होंने एक अदालत लगाया और उसमें अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया कि वियतनाम में जो भी कृत्य हो रहा है या जो भी कार्रवाई हो रही है उसका सारा दोष अमेरिका का है, क्योंकि इसके चलते 2 से 2.5 अरब डॉलर बहुत बड़ी राशि है, प्रति वर्ष अमेरिका का खर्च बढ़ गया था युद्ध में भाग लेने के कारण। एक छोटे से वियतनाम के लिए आप 2 से 2.5 अरब डॉलर का खर्च पूरे अमेरिका पर प्रति वर्ष लाद रहे हैं। पता नहीं अमेरिका के शासकों को क्या दिमाग में था कि वे वियतनाम से हटना नहीं चाह रहे थे, इस हिंद चीन प्रदेश पर कब्जा करना चाह रहे थे, जबकि वे लाओस में और कंबोडिया में फेल हो रहे थे। यही स्थिति थी। अब वहां की जो महिलाएं थी, वहां के जो पुरुष तो खैर भाग ले ही रहे थे, अब महिलाओं में, अब इन लोगों ने
एकीकरण की बात ही छोड़ दी वियतनामी लोगों ने। अब इन लोगों ने मुद्दा बना लिया अमेरिका से युद्ध लड़ने का, क्योंकि अमेरिका ने गांव का गांव जला रहा था। ऐसा जघन्य जघन्य हथियार और बम का प्रयोग कर रहा था कि वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। महिलाओं ने अब पैंट शर्ट कस लिया, हथियार उठा लिया महिलाओं ने, वियतनाम की महिलाओं ने, और वे युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गईं। चाहे तो वो हो ची मिन्ह मार्ग का रिपेयर हो या फिर गोली चलाना हो, अमेरिकी सेना को मारना हो। अपने बच्चे को पीठ पर लादकर झांसी की रानी की तरह वे युद्ध क्षेत्र में पहुंच गईं। और वहीं त्रिआयु, इसकी चर्चा आज भी वियतनाम में होती है। इस महिला की, इसकी बहादुरी की चर्चा, त्रिआयु महिला की चर्चा आज भी वियतनाम में गाथा के रूप में लोग याद करते हैं। काफ़ी वीरता से इसने मुकाबला किया था इस अमेरिकी सेना को। अब वे वहाँ पर पहुँच गई। अमेरिका का जो प्रतिष्ठित था एक क्षेत्र था, वह पूर्वी पेंटागन था। इस पर भी वियतनामी लोगों ने आक्रमण करके अमेरिका के शान शौकत पर बट्टा लगा दिया था। पेंटागन पर आक्रमण करना कोई मजाक नहीं था, लेकिन पूर्वी पेंटागन पर इनके जोश ने, इनके हौसले ने, बहुत छोटे कद के थे, बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं था। जैसा कि हथियार एजेंट ऑरेंज और नापाम बम और रासायनिक हथियार अमेरिका के पास था, इनके पास नहीं था। इनके पास जज्बा था, जोश था, और कुछ देश के लिए जीने मरने का उन्माद था। इन लोगों ने पूर्वी पेंटागन पर आक्रमण करके अपनी पहचान बताई कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका जो था उसने कई बार हो ची मिन्ह मार्ग पर आक्रमण किया, सैकड़ों बार। हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो हनोई से शुरू होते हुए लाओस और कंबोडिया की सीमा होते हुए फिर ये उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता था। बहुत प्रमुख मार्ग था वियतनाम का, और अमेरिका चाहता था कि इस हो ची मिन्ह मार्ग को ही तोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ का जो आवागमन है उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम में आने जाने का जो मार्ग है, वह जो उन लोगों का नेशनल हाईवे है, अगर वह टूट जाएगा तो फिर इनका जो सेना का जो मोबिलाइजेशन है या रसद जो पहुंच रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वह नहीं पहुंच पाएगा। और जितने बार अमेरिका ने इसको तोड़ने का प्रयास किया या तोड़ा, रातों रात वहां के लोग, ये महिलाएं, वियतनाम के पुरुष इसको रिपेयर कर देते थे और पुनः फिर वह मार्ग चालू हो जाता था। अमेरिका किसी मामले में वहां सफल नहीं हो रहा था, लेकिन उसने, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इसको मूंछ की लड़ाई मान लिया था। वह अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था इस वियतनाम को, और वियतनामी लोग इसे अपना राष्ट्रवाद और देशभक्ति मान लिए थे कि भाई उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो जेनेवा समझौता से आपने हमको अलग अलग कर दिया, वो अलग नहीं है, हम लोग एक हैं। सिर्फ साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के चलते आप हमको दो भाग में क्यों बांट रहे हैं? और पीछे से रूस का और चीन का समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। अब जो स्थिति थी, वह अमेरिका चाहता था कि कुछ न कुछ सलूशन निकले, लेकिन वह मेरी शर्त पर निकले। मैं जैसा चाहूं वैसा हो। और राष्ट्र संघ भी इसमें पहल करना चाहता था, क्योंकि राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यूएनओ की। यूएनओ भी शांति चाहता था इस पूरे विश्व में। उसने मध्यस्थता करने का प्रयास किया। उसको लगा कि अगर हम लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करें तो संभवतः वियतनाम का कोई समाधान निकले। और 1968 में
उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, वियतकांग, और अमेरिका, ये लोग बैठे और इन लोगों ने पेरिस में, फ्रांस की राजधानी थी पेरिस, यहां पर ये लोग बैठे और यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में विचार विमर्श हुआ, समाधान निकालने का प्रयास हुआ। लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, या ऐसा कह सकते हैं कि वियतनाम के लोग जो कि एकीकरण चाह रहे थे, उनकी शर्त थी कि अब समझौता तभी होगा जब अमेरिका वहां युद्ध बंद करे हमारे क्षेत्र में और अपनी सेना को निकाले। 6 माह लग गए और कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका उस क्षेत्र से अपनी सेना को वापस करने के लिए तैयार ही नहीं था। क्योंकि अमेरिका को वहां दक्षिणी वियतनाम की जो पूंजीवादी सरकार थी, अमेरिका के समर्थित सरकार थी, उसकी सेना और अमेरिका की सेना दोनों वहीं पर इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम से या साम्यवादियों से युद्ध में लगे हुए थे। अभी बैठक चल ही रही थी कि दक्षिणी वियतनाम के वे मुक्त क्षेत्र वे क्षेत्र जो कि वहां पूंजीवादी सरकार से वियतकांग लोगों ने छीन लिया था अपने बल पर, शक्ति के बल पर, इस इलाके में उन लोगों ने एक सरकार का गठन कर लिया, घोषणा कर दी। वियतकांग के जो कार्यकर्ता थे, उग्रवादी थे, संघर्ष करने वाले थे, उन लोगों ने दक्षिणी वियतनाम के मुख्य क्षेत्र पर अपना सरकार गठित कर लिया और इसकी घोषणा कर दी। जैसे ही वियतकांग ने इसकी घोषणा की, रूस और चीन इसी मौके की तलाश में था, इन लोगों ने इस सरकार को मान्यता दे दी। यानी दक्षिणी वियतनाम में अब वियतकांग की एक सरकार बन गई, कुछ क्षेत्र में, पूरा में नहीं, जिसे कि रूस और चीन का समर्थन प्राप्त था। इसी समय हो ची मिन्ह की मृत्यु हो गई। हो ची मिन्ह की जो मृत्यु हुई तो यह आंदोलन नहीं दबा। इसका कारण यह था कि हो ची मिन्ह ने अपनी वसीयत में यह लिख दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद भी यह जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण का जो मामला चल रहा है, यह अनवरत चलते रहना चाहिए, तब तक जब तक कि वियतनाम एक न हो जाए। और वियतकांग और उत्तरी वियतनाम के लोगों ने इस संघर्ष को जारी रखा, क्योंकि ये हो ची मिन्ह को बहुत प्यार करते थे और उसके कहे बातों को, उसके लिखे बातों को ये ब्रह्म वाक्य मानते थे। अब अमेरिका, जो वियतनाम युद्ध में जो अमेरिका ने भाग लिया था, तो हॉलीवुड में पूरा ग्लैमराइज किया गया, इसकी वीरता को दिखलाया जाता था। लेकिन अब जो स्थिति बदल गई, अमेरिका का जो कृत्य सामने आने लगा क्रमशः, धीरे धीरे लाओस में, कंबोडिया में और फिर ये वियतनाम में,
अब हॉलीवुड में ऐसी मूवी बनने लगी, ऐसे पिक्चर बनने लगे जिसमें अमेरिका को ही दोषी ठहराया जाने लगा वियतनाम युद्ध में। और इस पर अमेरिका की अब फजीहत शुरू हो गई, अमेरिका में ही, क्योंकि हॉलीवुड जो है वो अमेरिका में फिल्म बनाने की संस्था है। उसी समय निक्सन राष्ट्रपति वहां बने, वहां पर 1969 में। अब निक्सन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वियतनाम क्षेत्र में शांति स्थापित किया जाए। अब इनकी सोच, चूंकि नए शासक बने, और जो शासक बनता है, जो नीति होती है, क्योंकि अमेरिका में हम जानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो पार्टियां हैं, तो ये निक्सन की अब जवाबदेही थी कि यहां पर शांति स्थापित किया जाए, और निक्सन इसमें लग गए। लेकिन उसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो कि अमेरिका के लिए एक और कलंक साबित हुआ। वह था माइली गांव की घटना। वियतनाम का एक गांव था माइली गांव, और यह घटना की जानकारी कैसे मिली, पहले इसको हम लोग जान लें। इस घटना की जानकारी एक वृद्ध व्यक्ति से मिली जो कि इस गांव में अकेला जिंदा बचा हुआ था, जिसने आंखों देखी बात बताई लोगों को, और तब यह विश्व के सामने आई। यह माइली गांव की घटना क्या है कि इस गांव पर अमेरिकी सेना ने पूरी तरह धावा बोल दिया और यहां सबको बंधक बना लिया। जितने पुरुष और बच्चे थे उनको गोली मार दी गई, और महिलाओं को बंधक बनाकर कई दिनों तक लगातार सामूहिक बलात्कार किया गया सैनिकों द्वारा। और उसके बाद जब बलात्कार से मन भर गया तो 10 दिनों के बाद उन महिलाओं को भी गोली मार दी गई। यानी माइली गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। अगर सिर्फ बचा था तो एक वही बूढ़ा प्रत्यक्षदर्शी जिसने कि इस घटना की जानकारी दी। यह घटना काफी शर्मनाक थी। ठीक है, आपका सिद्धांत का विरोध हो सकता है, लेकिन उन महिलाओं और बच्चियों का क्या कसूर? क्या सिर्फ इसलिए कि वे वियतनाम में रहती हैं? निक्सन पर अब दबाव पड़ने लगा इस मामले को सलटाने के लिए। इसका समाधान खोजने के लिए निक्सन काफी आगे बढ़े और उन्होंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। इसमें 5 पॉइंट्स रखा गया। पहला पॉइंट कि अब गृह युद्ध समाप्त किया जाए या युद्ध समाप्त किया जाए। जो सेना, जिसकी सेना जहां पर है वहीं पर है। अब कोई शक्ति का बढ़ावा अपना हथियार या कुछ या न करे, शांति स्थापित हो और यहाँ का सुपरविजन कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था करे। इस तरह करके उन्होंने 5 पॉइंट्स दिया जो कि लोगों को मान्य नहीं था, क्योंकि इसमें कहीं भी अमेरिका की सेना को वियतनाम से वापस आने की बात नहीं थी। इसमें था कि जो सेना जहां पर है वहीं पर रुकी रहे, युद्ध बंद, और अगर कोई युद्ध करने का प्रयास करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। अब बताइए कि इसमें कहां शांति थी? जो अमेरिकी सैनिक जिसको देखकर वियतनाम के लोग की भ्रिकुटी तन जाती थी, वह सैनिक अगर उसी क्षेत्र में रहेंगे तो शांति कहां से हो सकती है? यह वियतनाम के वियतकांग और उत्तरी वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने इसको नहीं माना, और फिर उन लोगों का गृह युद्ध चलता रहा। अब निक्सन ने एक 8 सूत्री कार्यक्रम दिया। इन्हें लगा कि किसी तरह इसका समाधान जरूरी है, शांति जरूरी है, तो एक 8 पॉइंट इन्होंने पेश किया। और उस 8 पॉइंट के चलते उसमें क्या हुआ कि अक्टूबर 72 में
1972 अक्टूबर में फिर ये लोग जुटे। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, अमेरिका, वियतकांग, ये लोग चारों फिर जुटे। नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, अमेरिका तथा वियतकांग। ये लोग जुटे और इन लोगों ने कुछ समझौता किया। यह समझौता अब साउथ वियतनाम को मान्य नहीं था, क्योंकि साउथ वियतनाम किसी भी तरह अपना वजूद खोने के लिए तैयार नहीं था और निक्सन चाहते थे कि ये सब काम एकीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी। बहुत हुआ, बहुत व्यय हुआ, 2-2.5 अरब डॉलर का सालाना खर्च सहना। वहाँ रुपया का अवमूल्यन हो गया था, जो वहाँ डॉलर का कीमत था वह घट गया था। वहाँ की आर्थिक स्थिति चरमरा रही थी इस वियतनामी युद्ध के कारण। तो निक्सन ने थोड़ी दूरदर्शिता का परिचय दिया और वे चाहते थे कि इस पर हम लोग काम करें। लेकिन ये जो दक्षिणी वियतनाम के लोग थे, इन लोगों ने इसको भी नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि वहाँ पुनः आक्रमण हो गया और यह आक्रमण अमेरिका और दक्षिण वियतनाम के वे जो पूंजीवादी समर्थित सरकार थी, उन लोगों ने मिलकर ऐसा बम चलाया, ऐसा गोला बारूद टैंक का प्रयोग किया, जो कि कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितना प्रयोग नहीं किया गया था उससे अधिक प्रयोग होने लगा एक छोटे से क्षेत्र पर। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां इटली, जर्मनी, जापान ये सब पर मिलाकर प्रयोग किया गया था, उस सब का यहां पर पुनः प्रयोग किया जाने लगा। अंत में अमेरिका के निक्सन को लगा कि कोई फायदा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं भी इन लोगों की सेना को, उस मुक्तिवाहिनी सेना जो थी वियतकांग की सेना या फिर उत्तरी वियतनाम की सेना, सफलता नहीं मिल रही थी। या बम चलाते थे, वे लोग मर जाते थे, फिर 10 आदमी आगे आ जाता था, फिर युद्ध होता था। यानी कोई तो अंत होना चाहिए। अंत में 27 फरवरी 1973 को एक समझौता हुआ और अमेरिका ने युद्ध बंदी का घोषणा कर दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा इस क्षेत्र में, चूंकि कोई लाभ था नहीं सिवाय हानि का। और हुआ कि 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी इस क्षेत्र से। अगर यही मुद्दा वो जो अक्टूबर 72 में जो लोग बैठे थे, या फिर जो निक्सन ने जो अपना प्रस्ताव लाया था उसमें रहता 5 सूत्री में, तो हो सकता था समाधान निकल जाता। निक्सन को लगा कि अमेरिकी सेना को वहां से वापस हो जाना चाहिए और 60 दिनों के अंदर एक डेट रखा गया कि 60 दिनों के अंदर सेना वापस हो जाएगी और जो भी वियतनाम को क्षति हुई है वो आर्थिक मदद अमेरिका देगा। यानी वियतनाम को पुनः खड़ा करने के लिए अमेरिका आर्थिक सहायता या जो जितनी तरह की सहायता होगा देगा। यह निक्सन ने प्रस्ताव रखा और युद्ध बंद हुआ। और परिणाम यह हुआ कि अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में कुछ शांति स्थापित हुई और वह समय आया अप्रैल 1975 में, जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया और दोनों एक देश बन गए। यानी हो ची मिन्ह की जो इच्छा थी कि जिनेवा समझौता के द्वारा जो वियतनाम को बांट दिया गया था 1954 में, वह 1975 में लगभग 21 साल के बाद पुनः वियतनाम का एकीकरण होता है और हिंद चीन प्रक्षेत्र में अमेरिका की असफलता साफ दृष्टिगोचर होती है। वह वहाँ पर न तो साम्यवाद को फैलने से रोक सका, न तो वह अपना प्रभुत्व जमाने से रोक सका, प्रभुत्व जमाने में सफल हो सका। परिणाम यह हुआ कि वियतनाम पूरी तरह साम्यवादियों का गढ़ हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस हिंद चीन प्रक्षेत्र में जो राष्ट्रीयता की बात थी उसको हम लोगों ने जाना, समझा। धन्यवाद।
Biscuit, telekovid ka na rin. Yan na. अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा
सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।